नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज इस क्लास में आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सन के साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी किस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस ही यहाँ पर फिलहाल मैं लेकर के आई हूँ। और अगर आपको अच्छा लगेगा ऐसा पैटर्न कि मैं आपको ऐसे रिवीजन करवाऊँ या ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, तो आगे से मैं इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के डेली आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और हो सकेगा तो कंबाइंड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एग्जाम पेपर के सारे टॉपिक को कवर करते हुए होते हैं, वैसे प्रैक्टिस सेट भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल बहुत लंबे समय के बाद मैं आई हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अभी उतना ज़्यादा स्पीड भी नहीं है और उतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से करवा पाऊँ। कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, उस कमी को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। फिलहाल हम चले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर, वो है कादम्बरी किसकी रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, भास। इनमें से किसकी रचना है कादम्बरी, आपको ये बताना है। अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं तो इसका ऑप्शन आप जल्दी से नोट करके भेजें। अगर नहीं देख रहे हैं तो भी आप अपने पास पेन पेपर लेकर बैठें, सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। साथ में आपको ये भी गेस होता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि बाणभट्ट। कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना है। दूसरा प्रश्न है कुवलयानंद के रचयिता कौन है। भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। इनमें से किसने कुवलयानंद की रचना की है। रचना है कुवलयानंद, इसके रचयिता पूछे गए हैं। डी ऑप्शन सही है, अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद की रचना की है। ये जो आपका क्वेश्चन ये टीजीटी 2005 में पूछा गया। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन वही हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं, जबकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में प्रस्तावित है, 7-8 अगस्त को। और इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक बार मतलब पुनः रिवीजन हो सकता है, आपका पुनरावलोकन हो सकता है पिछले पेपर का। तो इस तरह से इन प्रश्नों को भी नज़रअंदाज नहीं करिए, बल्कि इनके साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। अलंकार से, रस से, नाट्य से या ध्वनि से, किससे संबंधित ग्रंथ है। तो जैसा कि आपको इसके नाम में ही पता चल रहा है, ध्वन्यालोक यानी कि ध्वनि और आलोक है ना, तो यहाँ पर ध्वनि वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे वाले प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है। चौथा प्रश्न है आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है। अलंकार संप्रदाय से, रीति संप्रदाय से, वक्रोक्ति संप्रदाय से या ध्वनि संप्रदाय से। आनंदवर्धन का संबंध पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर अभी तक आ चुका होगा। चलिए हम लेते हैं सही उत्तर को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ध्वनि संप्रदाय। आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने ध्वन्यालोक जो आप ऊपर अभी रचना देख रहे थे वो इन्हीं की है, आनंदवर्धन की रचना है, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाखदत्त। इनमें से कौन है जो मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है ले लेते हैं, ये है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाटक विशाखदत्त ने लिखा है। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। श्रीहर्ष के पिता का नाम, ये क्वेश्चन 2011 पीजीटी में पूछा गया था। सुधीर, सुशील, श्रीहीर, कृष्ण। इनमें से कौन है श्रीहर्ष, यानी कि संस्कृत साहित्य की बात हम कर रहे हैं इस पूरे क्लास में, इस पूरे वीडियो में। तो संस्कृत साहित्य से रिलेटेड कवियों के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में या उनके कांडों के बारे में, इस तरह से बहुत सारे मिलान वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किए हैं। तो श्रीहर्ष यानी कि संस्कृत साहित्य के कवि हैं और इनके पिता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बताना है इनके पिता का नाम, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, श्रीहीर। श्रीहीर यहाँ पर सही ऑप्शन है, श्रीहर्ष के पिता का नाम है। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है। हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। ये 2009 टीजीटी में पूछा गया है। हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो श्रीहर्ष द्वारा रचित है, ये बताना है। तो बी वाला यानी कि नैषध चरित, जो आपने एक रचना सुनी होगी नैषध चरित, वो है श्रीहर्ष की रचना।
और यहाँ पर नैसद काव्य के नाम से लिखा गया है, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, नैसद चरित वाली रचना ही है ये। अगला है नैषधीय चरितम। हाँ देखिए नीचे अगले प्रश्न में दिया भी गया है। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास, भवभूति, इनमें से कौन है? तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि श्रीहर्ष हैं। और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएं, यानी कि जितने ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो पिछले पेपर्स के दिए गए क्वेश्चंस हो या उनसे रिलेटेड और बनने वाले क्वेश्चंस हो, उन सभी को सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 2 सेट लगाइए, यानी कि 125 क्वेश्चन के 2 सेट लगाइए और उनमें से अपनी गलतियों को पकड़िए कि हमने गलती कहाँ पर की है, किस टॉपिक में की है, और जिस भी टॉपिक में आपने गलती की है, जिस टॉपिक से आपको कमी नज़र आ रही है, उस वाले टॉपिक को आप अपना स्ट्रांग बनाइए। यही तैयारी का एक बेहतर लक्ष्य होता है। देखिए योग्यता और प्रतियोगी होना दोनों में बहुत अंतर है। योग्य होना, किसी सब्जेक्ट में बहुत धुरंधर होना, किसी विषय विशेष में बहुत धुरंधर होना एक प्रतियोगी की पहचान नहीं है। धुरंधर होइए, बहुत अच्छा सा ज्ञान रखिए, लेकिन सभी क्षेत्रों को जब आप लेकर के चलेंगे तो ही आप प्रतियोगिता में अपनी एक जगह बना पाएंगे। तो मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और सभी लोग प्रतियोगी हैं और इस बात को पूरी तरह से ध्यान रख के चलेंगे। हिंदी का पेपर है, जैसा कि इस बार मेरिट जितनी गई है, कट ऑफ जितनी गई है, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीजीटी में आप ये मान के चलिए कि आपको 120 प्लस जाना ही जाना है। 125 में 120 प्लस जाना ही जाना है, तभी आपकी जॉब निश्चित हो सकती है। और पीजीटी में भी वही हाल है, 121 122 प्लस। जिस तरह से इस बार का पेपर पैटर्न आया था, इस 16 वाले में जिस तरह से चयन हुआ है, उस तरह से देखा जाए तो आपका जो यानी कि स्कोरिंग जो है वो आपकी मतलब 96-97% तक होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं ये बोल रही हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि इतना ज़्यादा कैसे जा सकता है, लेकिन आप लोगों के पास सारे रिकॉर्ड हैं। आप उठाइए, मेरिट लिस्ट देख लीजिए, कट ऑफ का जो भी आता है कितने % तक गई है, सारे अंकों को टोटल कर लीजिए, इंटरव्यू के अंक को टोटल कर लीजिए, बीएड एमएड पीएचडी जो भी भारांक मिलता है उनको टोटल कर लीजिए, और परीक्षा में किए गए सारे क्वेश्चन का टोटल दिया रहता है, कितने क्वेश्चन किया है प्रतियोगी ने या कैंडिडेट ने, उसको टोटल कर लीजिए और फिर देख लीजिए कितनी मेरिट जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ी है, लेकिन थ्योरी जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो उस थ्योरी का यूज इतना होता है कि आप एक गहन अध्ययन कर लेते हैं और उस गहन अध्ययन से आपके क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है कि हाँ ये इतना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जिस कारण हम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें लगभग एक जैसे लगते हैं, उन्हीं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है, तो आपके पास जहाँ से भी क्वेश्चन कलेक्ट हो सकें, टेलीग्राम से हो सकें, व्हाट्सएप से हो सकें, किसी यूट्यूब चैनल से हो सकें, या किसी भी तरह के प्रैक्टिस सेट जहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी हो रही हो वहाँ से ले लें, या फिर किसी बुक के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से उन सभी क्वेश्चन पेपर को ले लें आप और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। अपनी गलतियों को पकड़ें, जहाँ पे आता है वो बहुत अच्छी बात, जो नहीं आता उस पे ज़्यादा फोकस करें और उसी को अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में बहुत 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 बेहतर कर पाएँ और अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएँ, यानी कि अपना सिलेक्शन ले पाएँ। चलिए हम आगे फिलहाल बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, यानी कि हम संस्कृत के रचनाओं के बारे में, संस्कृत के कवियों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो उन्हीं पर बात करेंगे। और इसी तरह से मैंने बहुत दिनों बाद शुरुआत की है, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि मैं कर पाऊँगी क्लास कि नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वाला संग्रह लिया है, जिससे कि कुछ थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, हिम्मत बढ़ जाए कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे से मैं अच्छे से क्लास लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसी टाइप का ही क्वेश्चन करवा पा रही हूँ, इसलिए यही लेकर के आई हूँ। ठीक है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। विद्वानों के लिए औषधि माना गया है किस महाकाव्य को? पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें महाकाव्य कौन सा है, उसके बाद ध्यान रखना है कि औषधि किस महाकाव्य को माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नैषधीय चरितम को ही माना गया, जो कि श्रीहर्ष की रचना है, श्रीहर्ष का महाकाव्य है। और इसके बाद बात करते हैं राजतरंगिणी किस कवि की रचना है। राजतरंगिणी वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ संस्कृत साहित्य से रिलेटेड नहीं, बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये बहुत बार पूछा गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट को नहीं आता होगा। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़, विल्हड़, आचार्य हेमचंद, क्षेमेंद्र, इनमें से किसकी है? तो ये है कल्हड़ की रचना है। अगला प्रश्न है
नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र जब आपने नाटक वाला पोर्शन मैंने जब भी पढ़ाया था तभी जानते हैं। उसके अलावा ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि इतना आसान सा है कि इसका तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के अंतर्गत रखा जाता है। आपको ये ध्यान भी रखना है, यानी कि 4 वेद जो हमारे माने जाते हैं, उसके बाद जो 5वां वेद माना गया वो नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि है नहीं, ऐसा नहीं कि इसको मान ही लिया गया, लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा नाट्य शास्त्र को, जो कि भरत मुनि का एक शास्त्र है यानी कि ग्रंथ है, उसे पंचम वेद माना गया है। तो आचार्य भरत मुनि की रचना है ये। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? शिशुपाल वध, प्रसन्न राघव, कुमार संभव, किरातार्जुनीय। इनमें से कौन सी रचना जो कि महाकाव्य नहीं है, आपको ये बताना है। महाकाव्य नहीं, देखिए शिशुपाल वधम जो है वो महाकाव्य है, कुमार संभवम भी महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम भी महाकाव्य, बचता है प्रसन्न राघव, यानी कि बी ऑप्शन वाले सही है। प्रसन्न राघव आपका जो है वो महाकाव्य नहीं है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित जो सूची दी गई है, सूची का मिलान सूची 1 से सूची 2 से करना है और दिए गए कोड के माध्यम से उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे हमको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल कालिदास, ऋतुसंहार, भवभूति, 10 कुमार चरितम, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे ऑप्शन एक साथ मिल जाए और इस तरह से आप इसको देख सकें। चलिए देख लीजिए, ऊपर कालिदास है, भवभूति हैं, दंडी हैं, बाणभट्ट हैं, श्रीहर्ष हैं। दूसरी साइड में ऋतुसंहार है, 10 कुमार चरित है, नरधी चरितम है, उत्तराम चरितम है, कादम्बरी है। आप चाहें इसको अपने पास नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में ऐसे ही बिठा लीजिए कि कालिदास की रचना इनमें से कौन सी है, भवभूति की रचना इनमें से कौन सी है, 2 वाले ऊपर वाले ऑप्शन की। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कूट से आपको इसका आंसर करना है, कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो यहाँ पर कूट कौन सा सही होता है हम ये देख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसके बारे में। हाँ, ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि कालिदास की रचना जो है वो थी कौन सी? पहला वाला ऑप्शन था ऋतुसंहारम, और भवभूति की रचना जो है वो उत्तर रामचरितम, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन है, ये भवभूति की रचना है। फिर इसके बाद दंडी आते हैं सी ऑप्शन में, तो इनकी रचना कौन सी? इनकी रचना ऊपर दूसरे नंबर पर दिया गया था आपको, 10 कुमार चरितम, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इनकी रचना है 10 कुमार चरितम। ठीक है, इसके बाद हैं बाणभट्ट, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो कादम्बरी, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। श्रीहर्ष की रचना, बार बार ये क्वेश्चन आ चुका, नैषधीय चरितम। तो ए ऑप्शन यानी कि कूट जो इसमें है वो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन में भी मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसको भी वैसे देख लेते हैं। कालिदास, भास, मम्मट, विश्वनाथ, इनकी रचनाओं को यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये रचनाएं कौन सी हैं, यानी कि इनके सामने इनकी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, जिनके बारे में आपको नीचे दिए गए कूट से इनके सही उत्तर को चुनना है। तो कालिदास की इसमें से कौन सी रचना है, ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि मेघदूतम। मेघदूतम जो है वो कालिदास की रचना है। एक और दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है? तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है। तो भास की रचना कौन सी हो गई? भास की रचना हो जाएगी स्वप्नवास वदत्तम, कालिदास की हो गई मेघदूतम, है ना। और इसके बाद सी जो है मम्मट, मम्मट की कौन सी हो गई? काव्य प्रकाश, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। देखिए ये जो इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें अगर आपको एक ऑप्शन भी पता होता है, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि अगर एक भी ऑप्शन आपको सही पता है, एक भी रचनाकार की रचना सही पता है, तो नीचे जो कूट दिए गए होते हैं वो इस सिस्टम से दिए गए होते हैं कि आपको एक रचना अगर आ रही है तब भी आप चारों का सही कर ले जाएंगे, यानी कि मिलान आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब मिलान वाले वो सही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 3 तक पहुँच जाते हैं लेकिन हमारा सही उत्तर नहीं आता है। फिलहाल इस वाले का आंसर आ चुका है। अगला फिर सूची वाला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। कैसे करना है? कालिदास, भवभूत, दंडी, श्रीहर्ष, इन सब की रचनाएं सामने दी गई हैं, जिनका कि मिलान आपको करना है। तो जैसे इसमें कालिदास की बात करें तो कालिदास की रचना इनमें से कौन सी है? सॉरी, तो इसमें देखिए कालिदास की जो रचना है वो कौन सी है? मालती माधव, 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, इनमें से कौन सी है? तो मालविकाग्नि मित्रम, यानी कि कालिदास की रचना इसमें मालविकाग्नि मित्रम चौथा ऑप्शन सही है। तो ए में 4 जहाँ पर हो, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं भवभूति की कौन सी होगी? भवभूति की हो गई 10 कुमार चरितम। सी। दंडी, दंडी की कौन सी हो गई?
नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम, है ना। भवभूति की मालती माधवम है और दंडी की है दस कुमार चरितम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यानी कि बी में कौन सा सही होना चाहिए। बी में सही होना चाहिए 1 वाला ऑप्शन, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, देखिए इस वाले ऑप्शन में बी वाले में 1 लिखा होना चाहिए यहाँ पर, है ना। B1 होना चाहिए, यानी कि भवभूति की रचना मालती माधव है, दंडी के 10 कुमार चरितम है, इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि 4, 1, 2, 3 का विकल्प बन रहा है, यहाँ पर 2 बार 2 लिख गया था। तो फिलहाल सी ऑप्शन सही है, इसको सही करके फिर से मिलान वाला है, इसमें फिर वही देख लेते हैं क्या है कूट। इसमें भी 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम ये दिया गया है, और इसके बाद इसमें कूट आपको बनाना है, यानी कि कौन सी रचना। तो श्रीहर्ष की रचना हो गई कौन सी, नैषधीय चरितम। भवभूति की हो गई उत्तर रामचरितम। 10 कुमार चरितम किसकी हो गई, दंडी की। तो इसमें जो सही कूट है आपका वो कौन सा जाएगा, यानी कि बी में 1 जाएगा, हाँ सही है। इसके बाद ए में कौन सा जाएगा, ए में जाएगा, सॉरी यहाँ पर कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है, हाँ सही है। ए में 3 यानी कि दंडी की, और बी में 1 और उत्तर रामचरितम किसकी है, भवभूति की। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन हो पाए हैं। इसके बाद हम इसी के बाद के नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने यहाँ पर सही से उच्चारण किया है या सही से क्वेश्चन करवाएं कि नहीं करवाएं, ऐसे ही करवाते रहें, या फिर आपका कोर्स फिलहाल जो भी मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं, उनसे मैं फिर से एक बार क्षमा प्रार्थनी हूँ कि भाई आप लोगों का मैंने बहुत लॉस किया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आगे का जो समय हमारे पास बचा है उसमें मैं आपका पूरी क्लास करवा सकूं, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, जितने घंटे भी दे सकती हूँ उतने घंटे दे सकूं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूंगी, और बाकी आप सभी लोग अपना सुझाव ज़रूर दें कि मुझे किस तरह से आपकी तैयारी करवानी चाहिए, और आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहेंगे या प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ना चाहेंगे, या किसी भी थ्योरी वाले टॉपिक को क्लियर करना चाहेंगे, ज़रूर बताएँ। उस तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार।